नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। बागेश्वर कोविड अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इलाज के दौरान 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और जिले में कोरोना से अब तक 39 लोगों की मौत हुई है। और बागेश्वर में एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 1053 पहुंच गई है। तो बागेश्वर में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और मौत के आंकड़े जिस तरीके से बढ़े उससे दहशत फैल गई है। इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हुई है। जिले में कोरोना से अब तक 39 मौतें हो चुकी हैं। बागेश्वर में एक्टिव मरीजों की संख्या 1053 इस वक्त है। तो बड़ी खबर बागेश्वर से है, जहां पर कोविड अस्पताल में 3 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जिले में अब तक 39 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और बागेश्वर में कोरोना ने पैर काफी पसार लिए हैं। 1053 एक्टिव मरीज इस वक्त बागेश्वर में हैं। तो बागेश्वर कोविड अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि यहां पर 3 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो बागेश्वर में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। 1053 कोरोना के एक्टिव केस है। इलाज के दौरान 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 39 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते बागेश्वर में हो चुकी है और 1053 एक्टिव केस अभी भी बागेश्वर में हैं और लगातार बागेश्वर में कोरोना से लड़ने की चुनौतियां बनी हुई हैं। तो एक साथ 3 मौतें होने के बाद बागेश्वर कोविड अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इलाज के दौरान 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और अब तक 39 मरीजों की जान कोरोना संक्रमण के चलते जा चुकी है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, बागेश्वर में क्या कोरोना अब धीरे धीरे बेकाबू हो रहा है? जो कोरोना के संक्रमितों के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में भी जो स्थिति है वो अन्य जिलों के सापेक्ष उतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी जो मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड में 3 मौतें हुई हैं ताजी, जिसमें से जो मौतों का आंकड़ा है वो करीब 39 पे जा पहुंचा है जनपद में। कोई छोटा सा जनपद है तो यहाँ भी जो मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े वो भी रोजाना बढ़ रहे हैं। करीब 1000 से ऊपर यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या है और जो होम आइसोलेशन में सबसे ज्यादा है, 950 से करीब ऊपर होम आइसोलेशन में है। जो सरकारी अस्पतालों में उनके मरीजों की संख्या कम है, करीब 109 के आसपास है। और बात करें जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जनपद में माइक्रो, उनमें लगातार बने हुए करीब 3 कंटेनमेंट जोन बने हुए माइक्रो जनपद में के आसपास के इलाकों में। और बात करें तो दूरस्थ क्षेत्र है जो बागेश्वर कपकोट के ब्लॉक के अंतर्गत तल्ला सोपी, वहां भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है। तो गांवों के दूरस्थ इलाकों में भी कंटेनमेंट जोन बनने लगे। तो स्थिति कहीं ना कहीं जनपद में नाजुक बनी हुई है। लगातार हालांकि स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग करे हुए है, यहाँ का प्रशासन। लेकिन जो कोरोना के जो आंकड़े रोजाना जनपद में आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भी जनपद में बिल्कुल। लेकिन हिमांशु, जिस तरीके से 3 मरीजों की मौत हुई एक ही दिन में, ये मौतें सुविधाओं और व्यवस्थाओं के अभाव में हो रही हैं, लापरवाही से हो रही है, या फिर संक्रमण इतना ज्यादा है कि मौत हो जा रही है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जो उनका कहना है कि जनपद में जो मौतों के आंकड़े हैं वो अधिकतर जो मरीज हैं वो लेट में आ रहे हैं, क्योंकि होम आइसोलेशन में इतने मरीज हैं वर्तमान में, तो इतनी बिल्कुल। तो मरीजों को ये समझना पड़ेगा कि वक्त रहते अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज कराएं। शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। और बड़ी खबर देहरादून से भी है। उत्तराखंड रोडवेज का सभी राज्यों में संचालन बंद हो गया है। अब केवल प्रदेश के भीतर ही बसें चलेंगी। उत्तराखंड राज्य परिवहन की जो बसें हैं ये प्रदेश के बाहर अब नहीं जाएंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर, एक बड़ा फैसला लिया है राज्य सरकार ने। उत्तराखंड रोडवेज की जो भी बसें हैं वो राज्यों में ही संचालित होंगी, राज्य के बाहर नहीं जाएंगी। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दौरान आज से 18 मई तक हर दिन 3 घंटे राशन की दुकानें खुली। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य भर में 12,000 से अधिक राशन की दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल पा रही हैं, जबकि फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली की दुकानें हर रोज 7 से 10 बजे तक खुल रही हैं। विभागीय मंत्री वंचित भगत के मुताबिक राशन विक्रेताओं की मांग पर उन्होंने दुकानें खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री से बात की थी। अब इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से कहा गया है आदेश में कि सस्ते गल्ले के संचालन के संबंध में 9 मई 2021 के आदेश में संशोधन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अब कोविड कर्फ्यू के दौरान खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें 18 मई तक सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी।
और हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। अजीत जी, जिस तरीके से चुनौतियां बनी हुई हैं और जिस तरीके से इस व्यवस्था को संभाला जा रहा है, किस तरीके की रणनीति आगे की है, क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और देखिए 18 तारीख तक की जो रणनीति है वो भी आपने दर्शकों को बताई है कि जो राशन की दुकानें हैं, जो बहुत ही ज़रूरी सामान हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आजीविका चलाने के लिए जो एक ज़रूरी चीज़ होती है, तो उनकी दुकानें सब खुली रहेंगी। उससे पहले जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको पहले से ही खोल कर रखा गया है। लेकिन अब ये एक नया आदेश था कि जब मुख्य सचिव ने कहा कि 18 तारीख तक कोविड कर्फ्यू के दौरान भी ये सुबह 3 घंटे राशन की दुकानें खुली रहेंगी। उधर सरकार ने एक बड़ा फैसला इसी बात को लिया है कि ताकि संक्रमण थमे और संक्रमण का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसी तरह से रोका जाए, और उसी के मद्देनज़र आज ये फैसला लिया गया है कि जो उत्तराखंड रोडवेज की बसें हैं वो अब बाहर नहीं जाएगी, यानी अंतर्राज्यीय बस सर्विस आज से बंद कर दी गई है। अब या ना तो यहाँ से जाएंगी, चूँकि उत्तर प्रदेश इस फैसले को पहले ले चुका है। उत्तर प्रदेश की बसें यहाँ पर देहरादून के भीतर अभी नहीं आ रही हैं, और अब उत्तराखंड ने भी निर्णय ले लिया है। तो चूँकि संक्रमण भी ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है, ट्रांसपोर्ट के साथ होता है, या तो कोई आदमी आएगा या कोई वाहन आएगा, तो उसी के साथ ही संक्रमण भी आएगा। तो ये इसलिए फैसला लिया गया है। और जो सरहद हैं हमारी, जो उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, वहाँ पर ज़्यादा चौकसी कर दी गई है। वहाँ पर जो जांच के और पुलिस के दोनों ही संसाधन ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। किसी भी तरह के व्यक्ति को, चाहे कोई वीवीआईपी हो कि वीवीआईपी हो, तो उनको अंदर आने की मनाही है जब तक उनके पास आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट ना हो। इसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधि अपने यहाँ पर कोविड में योगदान देने के लिए लगे हैं। शुरुआत महेश शर्मा काऊ ने की थी, उसके बाद अनिल बलूनी ने एक बड़ा योगदान दिया। अभी आपने देखा होगा देवप्रयाग के विधायक ने एक काफ़ी कोशिश करने के बाद वहाँ पर बहुत वर्षों से पुराना एक प्लांट था, ऑक्सीजन प्लांट, वो बंद पड़ा था, तो उसको चालू कराया। तो इस तरह से जो अब एक कंट्रीब्यूशन जनप्रतिनिधियों का भी आ रहा है, वो भी एक सकारात्मक है, और वो नज़रिया ये बताता है कि लोगों को अब चिंता होने लगी है। बाकी जिस तरह बिल्कुल, और अपने अपने स्तर पर सभी जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, और ये जो जनप्रतिनिधि उत्तराखंड के हैं जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से भी उनको भी सीखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं दिख ही नहीं रहे। अजीत जी, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और अहम खबरें जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वार खुद अपनी पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार की ओर से कोई कार्य किए गए होते तो आज भाजपा के ही लोग अपनी सरकार पर इस तरह के आरोप नहीं लगाते। स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश के मंत्री अपने पिछली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की अव्यवस्था हो गई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं है, न ही अस्पतालों में मरीजों को बेड मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज नहीं। और कोरोना पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर विपक्ष को एक बार फिर से हमला बोलने का मौका मिल गया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि इसी से पता चलता है कि करीब 4 साल के अपने कार्यकाल में त्रिवेंद्र कितने कारगर सीएम रहे, और खासकर कोरोना काल में उनकी सरकार पूरी तरह से फेल रही। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर तंज कसा है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, अब मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, तो अब किस संदर्भ में कहा? अब कोई प्राणी तो है नहीं, कोरोना वायरस जो एक बीमारी है, किस संदर्भ में काम समझ नहीं पाए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं या चाहते थे इस सूबे में। अब तब चाहे अब कोरोना है, अब मक्खियाँ हैं, अब मच्छर हैं, और 10 तरह के जो मानव जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इस सूबे को चलाना चाहते थे, किस तरह से 4 साल में इस सूबे को बर्बाद कर दिया गया, उसकी इस बयान से पता चलता है कि वो कितनी क्षमता उनमें है और किस तरह से वो राज्य को भी समझते हैं। और हम आपको सुनवाते हैं कि कोरोना को लेकर आखिर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा था, जिस पर बवाल मचा गया। अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी। मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं,
हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। तो ये था पूर्व सीएम का दर्शन शास्त्र और मुसीबत हो गई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी लगातार बने हुए। अजीत जी, जिस तरीके से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना दर्शन दिया है, उस दर्शन के बाद अब जो सियासी बयान आ रहे हैं उनके दर्द की वजह बन रहे हैं, वो पूरे बीजेपी की फजीयत हो रही है। अवधेश, देखिए कुछ चीज़ें मुझे याद हैं। जैसा एक बार उन्होंने कहा था कि गायें ऑक्सीजन छोड़ती है। पिछले दिनों जब वो मुख्यमंत्री की गद्दी से उतारे गए तो उन्होंने कहा कि अभिमन्यु जो है द्रौपदी का पुत्र है, द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो भी प्राणी है। तो ये तीन बातें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हैं, अलग अलग इनके निहितार्थ हैं, अलग अलग इनके जो देश काल परिस्थितियाँ हैं जब ये सब चीज़ें हुई होंगी, जिन जिन संदर्भ में कही गई है। तो आप देखिए, अभिमन्यु द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए, गायें ऑक्सीजन छोड़ती है और कोरोना वायरस प्राणी है। तो मतलब इनको सुनकर कोई सामान्य बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति भी हंसेगा और इनको इनको हंसी का पात्र बना देगा वो कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 4 साल रहने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या बोल रहे हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जो जितने भी माध्यम हैं इस देश में और देश से बाहर भी आज इस बयान पर इतनी उनकी थू-थू हो रही है कि उन्होंने क्या कहा है। फिर वो साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास था और वो खुद अपना कोरोना का इलाज कराने दिल्ली एम्स गए थे। तब भी बहुत सारी चीज़ें उठी थी। अगर आप 4 साल स्वास्थ्य मंत्री रहकर यहाँ की स्वास्थ्य सेवा इतनी भी नहीं सुधार सकते कि आप कोरोना जैसी सामान्य बीमारी का यहाँ इलाज करवा सको, तो फिर आप पर लानत। ये तमाम चीज़ें बहुत सामने आ चुकी है। एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बहुत दिखा चुका है और इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो फजीयत हो रही है वो सबके सामने और बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। अब तो खास बात ये हो गई है कि भाजपा के मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि जो रिलैक्सेशन पीरियड था पिछले पैंडेमिक और इस पैंडेमिक के बीच का, उसमें हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर हम कुछ कर लेते तो शायद ये स्थिति ना बनती। तो अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब उन पर हल्ला बोल रहे हैं। ये एक पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स करने का मौका किसने दिया। अब भाजपा को दूसरी चिंता ये हो रही है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की वजह से पार्टी की और सरकार की किरकिरी हो रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। इस बात को लेकर सेंट्रल लीडरशिप भी चिंता में है। अब ये हो क्या रहा है, अभी तो पार्टी को समझ में नहीं आ रहा देश। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी, अब ये जो बयान शुरू हुआ है, कोरोना पर पहले इसी सरकार घिरी हुई थी, ये प्राणी वाला भी मामला आ गया। इस राजनीति के बीच क्या स्थितियां उत्तराखंड में सुधर रही हैं? क्या उस स्थिति को सुधार कर ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है? ये स्थिति है। अब देखिए, सरकारी तंत्र में ऐसा तो नहीं है कि पिछले 4 दिन में या पिछले 8 दिन में इतने संसाधन इतने बढ़ गए हों या तमाम इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई हों, इतना अवस्थापना का इतना विकास हो गया हो कि अब चीज़ें सुधर जाएं। तो संसाधन तो उतने ही हैं। अब आप मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि जो गुजरात से जो एक कंटेनर आए थे ऑक्सीजन के, 6 कंटेनर थे, तो 4 यहाँ उतरने थे, 2 सहारनपुर जाने थे। रात में वो ट्रेन हर्रावाला स्टेशन पर आ गई और सुबह मुख्यमंत्री को हरी झंडी दिखानी थी, तो इसलिए पूरी रात तक उसको अनलोड नहीं किया गया। अब आप जानिए कि ऑक्सीजन इतनी जरूरी चीज़ है कि बगैर ऑक्सीजन के हॉस्पिटल के बाहर लोग मर जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये प्रोटोकॉल अगर प्राणों पर भारी पड़ जाए तो फिर वाकई 5 लोग मर गए और यहाँ 10 घंटे तक ट्रेन सोचना पड़ेगा। शुक्रिया अजीत जी, ये हालात बताने के लिए। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी सोचना होगा कि प्रोटोकॉल जरूरी है या प्राण जरूरी है। हरिद्वार जिले में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड और ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की दरें निर्धारित कर दी हैं। निर्धारित दरों से ज्यादा दाम पर ऑक्सीजन की रिफिलिंग करने वाले वेंडर्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उस नंबर पर शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो सप्लाई को लेकर के विभिन्न प्रकार का कंप्लेंट्स भी बीच बीच में आता है कि काफ़ी अधिक रेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी बेचते हैं या लोकल कोई डीलर जो है इस प्रकार का बेचते हैं करके। तो ये काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत जो वास्तविक जो आज के जो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कुछ रेट्स को जो है निर्धारण किया गया है। ये रेट से ज़्यादा जो है कोई बेचना जो है फिर उल्लंघन होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक डिसीजेस कंट्रोल एक्ट के तहत। इसका जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर भी रख दिया है। तो
और देहरादून के रायवाला थाने में कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 8 बेड के इस कोविड आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन एसएसपी देहरादून ने किया। फ्रंटलाइन पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों को कोविड संबंधित दिक्कत होने पर उन्हें यहां पर आइसोलेट किया जाएगा। 8 बेड के इस आइसोलेशन रूम में ऑक्सीजन पल्स मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में पुलिसकर्मियों को सुविधा दी जा सके। एसएसपी देहरादून ने बताया कि इस आइसोलेशन सेंटर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी हर समय रहेगी। इसके साथ ही अन्य थानों में भी इस तरह के आइसोलेशन कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। यहाँ पर रायवाला में जैसा आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक 8 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है और इस वार्ड में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है और ईसीजी है और इसके अतिरिक्त इमरजेंसी केस के लिए एक सिलेंडर ऑक्सीजन का ये भी रखा गया है। इसका उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो फ्रंट लाइन पर रहकर काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी बात होती है तो यहाँ पर उनको तुरंत एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दी जा सके। राज्य के पर्यटन और हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए जिला प्रशासन को अपने आश्रम में जगह दी है। सतपाल महाराज ने हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में 200 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। सतपाल महाराज ने इस क्वारंटीन सेंटर का उद्घाटन किया और इस मौके पर यहां अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर मरीजों के इलाज के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा और यहाँ पर 200 बेड के अलावा मरीजों को लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी उनके आश्रम प्रबंधन की तरफ से निःशुल्क रहेगी। बेड का ये जो हमारे कमरे हैं 200 बेड के, ये हमने जिला प्रशासन को दे दिए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम निःशुल्क देंगे और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ भोजन करेंगे उनको भी निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाएगी। इस समय सबको मिलजुल करके काम करना है और लोगों की सेवा करनी है। सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें। सबसे बड़ी सेवा, देश की सेवा यही है कि हम वैक्सीनेशन लगाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते और कोविड कर्फ्यू का पालन करते हुए यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त कर्क लग्न के अनुसार खोल दिए गए। इसी के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बार भी पिछले साल की तरह ही बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच कपाट खुले। ये लगातार दूसरी बार हुआ जब सिर्फ तीर्थ पुरोहितों और अधिकारियों की मौजूदगी में मां यमुनोत्री के कपाट खोले गए। कुल 25 पुरोहित, वाद्य यंत्र सहयोगी, एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक थाना बड़कोट समेत पुलिस जवान मां यमुना के कपाट उद्घाटन के साक्षी बने। मां यमुना की सुबह उत्सव डोली 9:15 पर अपने मायके खरसाली गांव से समेश्वर देवता शनिदेव महाराज डोली की अगुवाई में यमुनोत्री धाम पहुंची। यहां पर तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार, यमुना सहस्त्रनाम पाठ, यमुना लोरी सहित विशेष पूजा अर्चना करते हुए मां यमुना को भोग मूर्ति को दर्शनार्थ से स्थापित किया। लेकिन नई एसओपी आने तक फिलहाल तीर्थ पुरोहित या रोज यमुनोत्री में पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें कोई श्रद्धालु धाम तक नहीं पहुँच सकता है। यमुनोत्री धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 1101 रुपये भिजवाकर पूजा अर्चना करवाई और जल्द देश से कोरोना संक्रमण खत्म होने की प्रार्थना। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट 12:15 पर कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त में खोल दिए गए हैं और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित मात्रा में ही पुजारी लोग मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम लाए। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की। 3 साल की 3 तस्वीरें, 2019, 2020 और 2021। अंदाजा आप लगा लेंगे कैसे कोरोना ने हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों को लेकर आस्था पर असर डाला है। साल 2019 में जब यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे तो वहां पर रौनक थी, आस्था का सैलाब था। पूरे देश भर से श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर 2020 की देखिए किस तरीके से सन्नाटा है। इस वक्त कोरोना ने कहर ढाना शुरू किया था, सीमित संख्या में लोग पहुंचे थे। और तीसरी तस्वीर 2021 की है जब फिर से कोरोना की दूसरी लहर देश को परेशान कर रही है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं दी है। इस बार भी सन्नाटा रहा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए।